अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम उर्दू नावल टाइम टैफेज की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें। शुक्रिया। थानेदार को देखते ही फहमी तेज़ी से वापस उतर आई। सेठ भी चौंक कर खड़ा हो गया। थानेदार जिस तरह से बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हुआ था, इससे साफ लग रहा था कि बिल्कुल भी खैरियत नहीं। ये क्या बदतमीज़ी है सेठ गर्जा। माफ़ी चाहता हूँ सेठ साहब, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि अगर हम आपको इतला देकर आते तो मुजरिम फरार भी हो सकता था। मुजरिम? व्हाट आर यू डूइंग? क्या मतलब है तुम्हारा? थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया और इन्होंने तेज़ी से अपनी बंदूकें मेरी तरफ सीधी कर लीं। मेरे होश उड़ गए। फहमी भी शिशोपांज में थी कि ये क्या मामला है। जो कुछ मैंने इसे बताया था, इस लिहाज से तो थानेदार के तेवर कुछ और ही होने चाहिए थे। वो गुस्से से बोली, आप होश में तो हैं? क्या जुर्म किया है इसने? थानेदार ने कीना तोज नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी जेब में से एक तस्वीर निकालकर फहमी के सामने कर दी। पता नहीं वो किस चीज़ की तस्वीर थी, ताहम फहमी की आंखें यकदम हैरत से फैल गईं। सेठ तेजी से आगे बढ़ा और थानेदार के हाथ से तस्वीर झपट ली। तस्वीर पर नजर पड़ते ही सेठ का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कभी तस्वीर की तरफ और कभी मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकली जा रही थी। पता नहीं ये कैसी तस्वीर थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अंकल किसकी तस्वीर है ये? सेठ ने घुटी घुटी आवाज में कहा, ये तस्वीर तुम देखोगे तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। मैं डर गया और चौंक कर गौर से तस्वीर की पोछ देखी कि कहीं ताश का पत्ता तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल साफ थी। मेरी जान में जान आई और मैंने हौसले करके कहा, अंकल प्लीज़ मुझे भी दिखाएं। सेठ कुछ लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर तस्वीर सामने कर दी और तस्वीर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो मैंने अपनी आंखें ज़ोर ज़ोर से मली, फिर बाजू पर चुटकी काटी, फिर ज़बान दांतों तले काटी, फिर सर में खारिश की, फिर दिल पर हाथ रखा, फिर उंगलियां मरोड़ी, फिर गाल पर थप्पड़ मारे, फिर नब्ज़ चेक की, फिर सर झुका, फिर चौंका और फिर यकदम ढीला पड़ गया। तस्वीर ने मुझसे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें छीन ली थीं। मैंने बगौर जायजा लिया। तस्वीर मेरी थी और मैंने एक शख्स की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखा हुआ था। ये क्या है? मेरा रुआं रुआं कांप उठा। थानेदार ने दांत पीसे। ये तुम्हारी तस्वीर है। तुमने कल जिस बैंक में डाका डाला है वहां खुफिया कैमरे भी लगे हुए थे। ये तस्वीर इसी कैमरे ने उतारी है। लेकिन मैं तो बकवास बंद करोए, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। इससे पहले तो तू बचता रहा, लेकिन अब तेरा वो हशर करूंगा, क़यामत तक याद रखेगा। इंस्पेक्टर, अपना लहजा ठीक करो। तुम किसी पर बला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फहमी अभी तक इंस्पेक्टर की तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाई थी और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने ठीक वक्त पर इसे इंस्पेक्टर के खिलाफ भड़का दिया था। मैडम, मैं बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आप खुद ही बताइए, क्या तस्वीर में ये नहीं है? मैंने डाका नहीं डाला। अंकल आप ही इन्हें कुछ समझाएं, मैंने रोनी सूरत बनाकर सेठ से कहा। सेठ ने एक गहरा सांस लिया और मेरे करीब आकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छे खासे साइंसदान होते हुए भी तुम्हें इस हरकत की क्या जरूरत थी? साइंसदान? इंस्पेक्टर ने एक झुरझुरी सी ली और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फहमी पहल कर गई। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है किसी ने ये जेली तस्वीर बना दी हो। आजकल कंप्यूटर का दौर है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी आपको तफ्तीश करनी है तो चलिए, मैं शाहरुख के साथ आपके थाने चलती हूँ। जो भी तफ्तीश होगी मेरे सामने होगी। ठीक है, आप शाहरुख साहब के साथ थाने पहुँचे। मैं इसे पुलिस की गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। फहमी मोहतात अंदाज में चिल्लाई, क्या मतलब है आपका? यही तो शाहरुख है। फहमी का जुमला सुनते ही थानेदार हक्का बक्का रह गया। मैं दिल ही दिल में फहमी को गालियां देने लगा। उस उल्लू की पट्टी ने मेरा नाम ही ऐसा रख दिया था कि जो भी सुनता था या हैरान रह जाता था या हंसने लगता था। दुनिया में और भी हजारों नाम थे जो मुझ पर फिट आ सकते थे। खामखा मेरी शख्सियत के बरखिलाफ नाम रख दिया था। ये शाहरुख, मैडम ये आप क्या कह रही हैं? थानेदार उछला। फहमी समझ गई कि अब अगर इसने थोड़ी सी भी ताखीर की तो सारी बात खुल जाएगी। इसने तेजी से मुझे पकड़ा और बाहर घसीटते हुए बोली,
आओ शाहरुख, देखते हैं तुम्हें कौन कुछ कहता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चल रही हूँ। फहमी बेटे, बात तो सुनो, सेठ ने आवाज़ लगाई। डैडी, आप फिक्र ना कीजिए, जब मैं साथ हूँ तो कोई शाहरुख का बाल भी बिका नहीं कर सकता। लेकिन मैडम, ये मुजरिम है और इसे हथकड़ी लगाकर ही ले जाया जाएगा। थानेदार ने जरह की। तुम हद से बढ़ रहे हो थानेदार। फहमी को गुस्सा आ गया। प्लीज़ मैडम, आप भाई, मैं कह जो रही हूँ कि मैं इसे लेकर आपके साथ ही थाने जा रही हूँ। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसे हथकड़ी लगा कर ले जाया जाए या बग़ैर हथकड़ी के। मैं गोते पे गोता लगा रहा था। फहमी इस कदर मेरी हमायत कर रही थी कि मुझे इल्हाम होने लगा था कि बस अब बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही बदतर होगा। थानेदार बेबसी से बोला, ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिएगा ये। ओके, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, चलिए। फहमी ने इसे टोका और मेरा बाजू पकड़कर बाहर निकल गई। मैंने कुन अखियों से देखा सेठ सुगार के कश पे कश लिए जा रहा था। बाहर आते ही मैं मजीद सख्ते में आ गया। कम अज कम 2 दर्जन पुलिस वाले सारे घर को घेरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी नामी गिरामी स्मगलर को गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे बाहर आते देखकर इन्होंने तेजी से अपनी बंदूकें सीधी की, लेकिन फिर थानेदार के इशारे पर नीची कर ली। फहमी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने डरते डरते थानेदार की तरफ नजर डाली। उफ खुदाया, उसकी आंखों से मूसलाधार गालियां टपक रही थीं। मेरा सारा जिस्म बेजान हो रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला था। ज्यादा हैरत तो मुझे इस बात की थी कि मेरी जेली तस्वीर कितनी कामयाबी से उतारी गई थी। क्या ये भी फहमी की कोई चाल थी या थानेदार मुझे फंसवाने के चक्कर में था? ये तुमने क्या हरकत की? फहमी ने गाड़ी में बैठते ही दांत पीसे। कौन सी? मम्मा, मेरे हाथ तो तुम्हारे सामने हैं। मैंने इसके सामने दोनों हाथ लहराए। उल्लू के पट्टे, उस हरकत की बात कर रही हूँ जो तुम तस्वीर में करते हुए नजर आ रहे हो। इसने होंठ भींचकर कहा। वो तस्वीर जेली थी। जानू, यकीन करो, बैंक कैसे लूट सकता हूँ? मैं तो आज तक पतंग नहीं लूट सका। तुम तो शक्ल से ही चोर डाकू लगते हो। तुम्हारे जैसे लोग दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सटपटा गया। फहमी, यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। नॉनसेंस, मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रही हूँ। थानेदार के पास पक्का सबूत है। अगर इसने तुम्हें उल्टा लटका दिया तो सारी जिंदगी सीधे नहीं हो सकोगे। फहमी, खुदा के लिए मुझे इस थानेदार से बचा लो। पता नहीं क्यों इसे देखते ही मुझे गश पड़ने लगता है। जो तस्वीर उसने तुम्हें दिखाई है वो बिल्कुल झूठ है। तुम खुद सोचो, मैं तो जब से थाने से रिहा हुआ हूँ तुम्हारे पास ही हूँ। फिर मैं बैंक कैसे लूट सकता हूँ? फहमी ने ड्राइविंग करते हुए एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर इसकी पेशानी पर फिक्र की लहरें नमदार हो गईं। अगर वो तस्वीर तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी है? हो सकता है मेरा कोई जुड़वा भाई हो। अब्बा बताते हैं कि जवानी में बड़े रंगीन मजाज थे। फहमी ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर सामने सड़क की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। हमारी गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं और देखने वालों को बिल्कुल यही लग रहा था जैसे हम कोई वीआईपी शख्सियत हैं और पुलिस हमें पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिहायशगाह पर ले जा रही है। थाने पहुंचते ही पुलिस की गाड़ियों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं चौथी दफा इस थाने में आ रहा था। अब तो मुझे इसके दरो दीवार जुबानी याद हो गए थे। थाने का अमला मेरे गिर्द इतनी भारी नफरी खड़ी देखकर रोब में आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और जल्दी से फहमी के पहलू में जा खड़ा हो गया। थानेदार ने घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर आगे चलने का इशारा किया। मैंने बेबसी से फहमी की तरफ देखा। इसने सर हिलाकर मुझे दिलासा दिया और मैं कांपते कदमों के साथ थानेदार के कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। इसी कमरे में पहली बार मैं और अब्बा बेंच पर बैठे थे। इसी कमरे में फहमी ने मुझसे अलहदगी में मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। इसी कमरे से मुझे उल्टा लटकाने के हकामात सादिर हुए थे। आज किस्मत फिर मुझे इस कमरे में ले आई थी। मैं डरते डरते थानेदार की मेज के सामने जा खड़ा हुआ। फहमी आराम से कुर्सी पर बैठ गई। सारा कमरा सिपाहियों से भरा हुआ था। थानेदार ने सिपाहियों को कमरे से बाहर मोहतात अंदाज में खड़ा रहने का हुक्म दिया और फहमी की तरफ मुंह करते हुए बोला, मैडम, क्या वाकई ये आपका शौहर है? फहमी ने कुछ देर थानेदार की आंखों में झांका। शायद वो झूठ सच का फैसला कर रही थी। मैं ये सोच सोच कर हलकान हुआ जा रहा था
कि अगर फहमी ने थानेदार को अपने बाप का मुखबर करार दे दिया तो थानेदार मेरी हलवा पूरी बनाकर रख देगा। वो खंगार कर बोली, इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मैडम। अगर तो ये आपका शौहर नहीं है तो फिर वाकई ये एक बहुत बड़ा फराडिया है, और अगर ये मेरा शौहर है तो फिर तो ये और भी बड़ा फराडिया है, क्योंकि इसने आपको अपना नाम शाहरुख बताया है, जबकि शायद आप भी जानती हैं कि इसका नाम कमाला है। फहमी चुप हो गई, शायद सोच रही थी कि थानेदार को अपने राज में शरीक करे या ना करे। थानेदार इसे अपनी कामयाबी समझा और बात पर मजीद जोर देकर बोला, इसने कल रात बैंक में रिवॉल्वर की नोक पर 20 लाख रुपए लूटे हैं, और मैडम 20 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। वो ये नहीं था, फहमी के मुंह से बेख्तियार निकला। थानेदार चौंका, क्या मतलब? तो फिर कौन था? फहमी नाखन चबाने लगी और मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। फहमी के इस जुमले ने मुझ पर बहुत सी बातें खोल दी थीं। मुझे याद आ गया कि मैं फहमी का मुंह बोला खाविंद हूँ। असली खाविंद यानी कि शाहरुख की शक्ल भी तो मुझसे मिलती थी। तो क्या ये डाका शाहरुख ने डाला था? लेकिन वो कैसे यहाँ आ सकता है? वो तो हांगकांग में है। मैं आपसे अलहदगी में कुछ बात करना चाहती हूँ, फहमी ने थानेदार से कहा। थानेदार ने एक लम्हे के लिए चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर सर में खारिश करते हुए बोला, अच्छा आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। ये दोनों पता नहीं क्या मंसूबा बनाने लगे थे। मैंने जल्दी से कहा, फहमी जो बात करनी है यहीं कर लो ना। इसने फिर मुझे घूरा और कुछ कहे बगैर थानेदार के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। मैं कमरे में अकेला था, लेकिन कमरे के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। मैं जिंदगी के एक फैसले कुन मोड़ पर पहुंच चुका था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मामला कुछ और है। फहमी यकदम ही मेरे साथ नरम हो गई थी। ऐसा अमलन इन हालात में होता था जब वो मुझसे कोई काम निकलवाना चाहती थी। दोनों को गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और मैं इंतजार कर रहा था कि कब फहमी आकर मुझ पर जूतियों की बारिश करती है। थानेदार के बारे में जितने झूठ मैंने इससे बोले थे, अगर आज इनमें से कोई एक भी खुल गया तो लोग अपने बच्चों का नाम कमाला रखना छोड़ देंगे। मेरी सोच के ताने बाने थानेदार के बूटों की ठक ठक सुनकर टूट गए। वो एक झटके से अंदर दाखिल हुआ और सीधा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। मैंने उचक कर देखा, फहमी इसके साथ नहीं थी। मैंने फौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थानेदार ने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मूंछों को एक बल दिया और फिर मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला, बैठ जाओ। हैं जी? मैं बुखला गया। बैठ जाओ, डरो मत। इसने दोबारा मुझे पिचकारा। नहीं जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओए बैठो, वो गरजा और मैं एक धमाके से बैठ गया। फहमी पता नहीं कहाँ मर गई थी। जरूर कोई ना कोई डील हुई थी, वरना थानेदार मुझे बैठने के लिए ना कहता। देखो, मैडम ने तुम्हारी सिफारिश की है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। मैं खुश हो गया और जल्दी से दायां हाथ माथे तक ले गया। बड़ी मेहरबानी जी, मौला खुश रखे, भाग लगे रहन, आपके बच्चे जिए, शाला तत्ती हवा न लगे। कोई तुम मिरासी तो नहीं? थानेदार चौंका। नहीं जी, आजकल हम राजपूत होते हैं। देख गंजे, मैं तुझे वाकई छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुक्म करें जी, तुम्हें 3 लफ्ज कहने होंगे, थानेदार ने राजदाराना लहजे में कहा और मैं बेंच पर बैठे बैठे लुढ़क गया।